ऑफ बॉम्बे जो 1840 साल में स्टार्ट हुआ था, बैंक ऑफ मैड्रास जो 1843 साल में स्टार्ट हुआ था। These three banks were merged in 1921 to form the Imperial Bank of India. बैंक ऑफ कैलकाटा या बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मैड्रास, ये तीनों को जुड़ के एक नया बैंक बनाया गया था 1921 में। उसको हम लोग कहते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एक मिनट म्यूट करता हूँ। ठीक है, आपका जो ये बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ कलकत्ता, ये सब मार्च होके आपका यही सब हुआ था, एक नया बैंक बनाया गया था 1921 में। उसको हम लोग कहते थे इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो क्या था, इस तीनों बैंक का सम्मिश्रण था। Which upon Indian independence became State Bank of India। ठीक है, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहाँ से आया, यहाँ तक समझ में आया तो थोड़ा बता दीजिए। समझ में आया? तो पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम था बैंक ऑफ कैलकाटा, उसके बाद हुआ बैंक ऑफ बंगाल, उसके बाद बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मैड्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, ये तीनों को एक साथ करके एक बैंक बनाया गया था जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। वही जब इंडिपेंडेंस हम लोगों को मिला वो बना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, in 1955 स्टेट बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। 1955 को क्या हुआ था ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हम लोगों के देश में स्टार्ट हुआ था। For many years the presidency banks have acted as quasi central banks and did their succession until the Reserve Bank of India बना। ठीक है, तो जब तक ब्रिटिश रूल था तब तक यही जो बैंक था तीनों, यही सब सेंट्रल बैंक थे। मगर जब हम लोग का रिजर्व बैंक बनाया गया था 1935, रिजर्व बैंक कब बना था, 1935 को एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। पार्लियामेंट में हम लोग का एक्ट होता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट के आधार पे रिजर्व बैंक को बनाया गया था इन द ईयर 1935। हम ये सब पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये इंडिया का हिस्ट्री बैंकिंग का है, ये आपको जानना चाहिए, एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या था और क्या क्या हुआ है। इन 1960 द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अच्छा बोलो सोमो। আগের দিনে তো আরবিআই তো 1948 সালে বললে, 1948 সালে সেন্ট্রালাইজড হয়েছিল, ন্যাশনালাইজড হয়েছিল। বানানো কবে হয়েছিল বলছি আমি। ও আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ওকে। বানানো আর সেন্ট্রালাইজড হওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। মানে তখন আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্স পেয়েছিলাম, ইন্ডিপেন্ডেন্স পাওয়ার পরে ওটাকে ন্যাশনালাইজড আর সেন্ট্রালাইজড করা হয়েছিল। ঠিক আছে, ওকে ওকে। এর কবে থেকে অরিজিন, মানে এর অরিজিন কবে থেকে, রিজার্ভ ব্যাংক নামটা কবে থেকে ইন্ডিয়ার লোকেরা জানে, এটা বলতে চাইছি। ঠিক আছে, ওকে ওকে। In 1960, the State Bank of India was given control of 8 state associated banks under the State Bank of India। क्या किया था 1960 में, 1960 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को
8 स्टेटों में बैंक बनाने का मतलब 8 स्टेटों में बैंक डेवलप करने के लिए बताया गया था कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, अब 8 स्टेट जितना है आपके पास वहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच खोलिए. There are now called its associate banks. The Indian government nationalized 14 major private bank. One of the big bank was Bank of India. 14 major बैंकों के बारे में कल मैं बताया था आप लोगों को. उन लोगों को नेशनलाइज्ड किया गया था. क्या मेजर बैंक है? इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनियन बैंक, और क्या है? यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक. ये सब जो बैंक है इन लोगों को नेशनलाइज किया गया था इन द ईयर 1969. This nationalized bank are the majority of lenders in the Indian economy. यही सब बैंक है जो अभी आपको अपनी लोकेलिटी में दिखाई देगा. ओके, यहाँ तक अगर समझ में आया तो बताइए. अब they dominate the banking sector because of their large size and widespread nature. क्या हुआ? पहले ये 14 बैंक ही था, तब यही मार्केट को डोमिनेट करते थे या इन्हीं को सब जानते थे. The Indian banking sector is broadly classified into scheduled and non-scheduled banks. मैं आपको scheduled banks, non-scheduled banks कल को भी बोला हूँ, आज भी पढ़ना पड़ेगा. तो जो कल क्लास मिस किए हैं उन लोगों को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि फिर से मैं आज आपको शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक के बारे में आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक की क्या भूमिका है उसके बारे में मैं बताऊंगा डिटेल्स में. पहले इसको खत्म करता हूँ, उसके बाद मैं डिटेल्स में जाऊंगा. The scheduled banks are those included under the second schedule of Reserve Bank of India. आपको ज्यादा समझ में नहीं आया इतना, मतलब ज्यादा समझ में का नहीं है. शेड्यूल बैंक क्या है? शेड्यूल बैंक वही है इन लोगों का कैपिटल, बैंक का कैपिटल 5 लाख का अधिक है, ये शेड्यूल बैंक है. और नॉन शेड्यूल बैंक वो है इन लोगों का बैंक का कैपिटल 5 लाख का कम है. और ये रिजर्व बैंक का एक एक्ट था 1934 में, जिसको हम लोग सेकेंड शेड्यूल कहते हैं, उनके अंदर आता है. ठीक है, इससे ज्यादा आपको जानना भी नहीं है और ये आपको पूछेगा भी कोई नहीं. ये आपका सिर्फ आइडिया के लिए बता के रखता हूँ. The scheduled banks are further classified into nationalized banks, State Bank of India, regional rural banks, foreign banks, and other Indian private sector banks. The SBI has merged its associate banks into itself to create the largest bank in April on 1st April 2017 में एक मर्जर हुआ था SBI के साथ. क्या हुआ था? विद द मर्जर SBI एज अ ग्लोबल रैंकिंग, मतलब जितने भी सारे बैंक नॉन प्रॉफिट में चल रहा था इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया जो बैंक नॉन प्रॉफिट में चल रहा था उन लोगों को SBI ने टेक ओवर किया था, मतलब अपने पास और अपने साथ ले लिया था. बैंक को बंद नहीं कर सकते. अगर कोई बैंक का लाइसेंस मिल गया तो वो लाइसेंस को टेक ओवर करेंगे, मतलब कैंसिल तब करेंगे जब वो खराब काम कर रहा है, मगर उसका अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तब वो उसी बैंक को दूसरा कोई बैंक अपने साथ ले लेता है. इससे क्या होता है ना, उसका जो लॉस है और दूसरे बैंक का जो प्रॉफिट है वो एक साथ हो जाता है.
ठीक है। तो एसबीआई भी किया था क्या, जितना भी लॉस मेकिंग बैंक्स है उन लोगों को अपने साथ लेके अप्रैल 2017 को क्या किया था, ग्लोबल रैंकिंग जो होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में 500 बैंकों का नाम है, उसमें से एसबीआई का नाम 236 नंबर में है। ऑल ओवर वर्ल्ड में 500 बैंक का जो एक रैंकिंग है ग्लोबल रैंकिंग, उसमें से एसबीआई का नाम 236 रैंकिंग में है एज अ बिग बैंक। The term commercial bank refers to the both scheduled and cooperative banks. Commercial banks regulated under Banking Regulation Act 1949. अच्छा, कॉमर्शियल बैंक मतलब जितना भी बैंक आप अपने सामने देख रहे हो, आपके लोकेलिटी में है, वो सब कॉमर्शियल बैंक ही है। फॉर एग्जांपल एसबीआई, फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक, फॉर एग्जांपल इलाहाबाद बैंक, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक, ये सब कॉमर्शियल बैंक है। इन लोगों के लिए या इन लोगों के लिए जो रेगुलेशन है, ये कौन से एक्ट के अंडर आता है, एक्ट या नियम, एक्ट मतलब एक नियम, कौन सा नियम के अंदर आता है, उसको कहते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एक एक्ट है जिसके अंदर जितना भी कॉमर्शियल बैंक है उसको उसके आधार पे ही चलना होता है। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये लिख के रखिए। Generally, the supply, product range and reach of banking in India is fairly mature. आप अगर देखोगे दूसरे देशों की तरह इंडिया में भी जो बैंकिंग प्रोडक्ट आपको मिलता है वो बहुत अच्छा मैच्योर्ड है, मतलब मैच्योरिटी लेवल उनका अच्छा है। आपको जो मतलब बैंक जो प्रोडक्ट या सर्विस आपको देते हैं वो आप कह सकते हैं मैच्योर है, मतलब बहुत बहुत बढ़िया प्रोडक्ट आपको देते हैं इंडिया में। इवन दो reach in rural India and to the poor still remains a challenge. फिर भी अभी तक जन धन योजना के बाद में भी अभी भी बहुत सारे कस्टमर है जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, क्योंकि वो लोग जब जन धन योजना हुआ था उसमें कुछ अकाउंट खुले थे, अभी भी बहुत सारे हैं वो अभी तक भी अकाउंट नहीं खुले। अब क्या करना पड़ेगा, फिर से धीरे धीरे करके इन लोगों को भी बैंकिंग सिस्टम में लाना पड़ेगा। तो जब तक ये लोग बैंकिंग सिस्टम में नहीं आएंगे तब तक थोड़ा थोड़ा करके कैश ट्रांजैक्शन चलती ही रहेगी। अब यही गवर्नमेंट का काम रहेगा अभी अगले 5 साल या 10 साल में, कि जो लोग अभी भी आपका रूरल में ज्यादा रहते हैं, विलेज में ज्यादा रहते हैं, उन लोगों को जितना जल्दी हो सके बैंकिंग सिस्टम के अंदर लाया जाए। The government has developed initiatives to address this through the State Bank of India expanding its branch network to the National Bank for Agriculture and Rural Development. ठीक है, क्या करता है ना, इसी के लिए बैंकों ने क्या किया, रिजर्व बैंक ने कहा स्टेट बैंक को कि आप नेशनल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ मिलके जितने भी गांव हैं उसमें ब्रांचेस खोलिए और वहां पे जितने भी पीपल जो अनएजुकेटेड है या बैंकिंग में वो लोग नहीं है उन लोगों को बैंकिंग में आप लेके आइए और उन लोगों को आप बैंकिंग के बारे में बताइए। इससे क्या होगा, वो लोग भी बैंकिंग के अंदर आएगा और धीरे धीरे बैंकिंग सिस्टम जो है वो हम लोगों का अच्छा होना स्टार्ट किया, मतलब अच्छा होना स्टार्ट करेगा। जब तक पूरा इकोनॉमी का पीपल बैंक के अंदर नहीं आता है तब तक हम लोग कैश ट्रांजैक्शन बंद नहीं कर पाएंगे और तब तक हम लोग का ब्लैक मनी जनरेशन पूरा कम नहीं होगा। पूरा कम करने के लिए
हम लोगों को ईच एंड एवरी पीपल को बैंकिंग के सिस्टम के अंदर लेके आना है, ठीक है। अब एक मिनट, अब एक चीज देखिए, ये जो बैंक में हम लोग कहाँ किसके साथ डील करते हैं, बेसिकली बैंक में हम लोग कस्टमर के साथ डील करते हैं। तो जो कस्टमर के साथ हम लोग बैंक में डील करते हैं वो इंडिया में कैसे करके करते हैं इसी के बारे में थोड़ा बताया गया है। देखिए, पहले मैपिंग नीड्स ऑफ द कस्टमर, ये गवर्नमेंट आपका रूल्स बनाता है, गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है कि अभी भी बहुत सारे पीपल आपका बैंकिंग सिस्टम में नहीं है, क्योंकि गिनती होता है, सेंसस होता है, पॉपुलेशन कितना है उससे पता चलता है कि सेंसस में कि किसके पास आधार कार्ड है, किसके पास वोटर कार्ड है और किसके पास बैंक खाता नहीं है, तो इससे पता चलता है। तो उस तरह के कस्टमर का क्या क्या नीड होता है, ये नीड के लिए भी पता होता है। तो ये नीड क्या क्या है, मैपिंग नीड, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। द की टू ए कंपनी ग्रोथ इज टू क्रिएट मोर वैल्यू टू द कस्टमर। मतलब आप अगर एक बिजनेस का ओनर हैं तो आपका बिजनेस तभी चलेगा जब तक आप कस्टमर को वैल्यू देते हैं, मतलब आप कस्टमर को मानते हैं। कस्टमर को जब तक आप वैल्यू नहीं देंगे आपका ऑर्गेनाइजेशन ठीक तरह से नहीं चलेगा। सब कोई बोलता है कि कस्टमर भगवान है, ठीक ना, वैसे कस्टमर को आपको भगवान ही मानना पड़ेगा, तब तक आपका, अगर कस्टमर को भगवान नहीं मानते हैं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन ठीक तरह नहीं चलेगा। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल विदाउट फुलफिलिंग देयर कस्टमर नीड्स। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपका कस्टमर के बिना ठीक से नहीं चलता है। अकॉर्डिंग टू मार्शल फील्ड एक पीपल का नाम है, द कस्टमर इज ऑलवेज राइट, टू सर्व योर कस्टमर बेटर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मैप देयर नीड्स। मतलब कस्टमर को, कस्टमर जो कहता है वो सही है। अगर कस्टमर को आपको अपने पास रखना है तो आपको एनी टाइम कस्टमर के नीड या आपका कस्टमर का वांट को जानना पड़ेगा, ठीक है। Listen to what customer say. The customer will tell you whether they are looking to fulfill a want or need on the way approach to purchase. मतलब कस्टमर से आप लोग कैसे इंटरेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, लिसन टू व्हाट कस्टमर सेज, मतलब आपको पहले कस्टमर से सुनना है कि कस्टमर आपसे क्या मांग रहा है। द कस्टमर विल टेल यू वेदर दे आर लुकिंग टू फुलफिल ए वांट और नीड बाय द वे दे अप्रोच टू द परचेज। आप कस्टमर को अगर ठीक से सुनिएगा तो आपको पता चल जाएगा कस्टमर का नीड क्या है, कस्टमर का वांट क्या है और कस्टमर क्या खरीदना चाहता है आपसे। If they immediately state what they want, that is what they intend to buy. मतलब वो अगर immediately आके आपको बता दे कि मुझे ये चाहिए, मतलब वो उसे वही चाहिए, उसको आपको वही चीज देना। अगर कोई कस्टमर आपके पास आके बोला कि सर मेरा सेविंग्स अकाउंट खोलना है, तो आप उनको सेविंग्स अकाउंट ही पहले खोलिएगा, कभी पहले उनको करंट अकाउंट के बारे में बताने मत जाइए, ठीक है। मैं बताना यही चाह रहा हूँ कि कस्टमर जो चाहते हैं पहले उनको वैसा ही देना चाहिए। If the customer is uncertain of his needs, it helps you to determine what she needs. What a relationship with the customer for better business. मतलब ऐसे होता है कि कस्टमर कंफ्यूज रहता है कि उसको चाहिए क्या, तब आपका काम है उनसे पूछना कि आपको सेविंग्स करना है या आपको पैसे बहुत सारा ट्रांजैक्शन करना है, इससे आपको पता चल जाएगा।
सेविंग्स करना है मतलब सेविंग्स अकाउंट में जाना है, ट्रांजैक्शन बहुत सारा करना है मतलब करंट अकाउंट में जाना है। क्या बिजनेस है आपका कि बिजनेस आपका नहीं है? अगर बिजनेस नहीं है तो सेविंग्स अकाउंट में जाना, अगर बिजनेस है तो करंट अकाउंट में जाना। अब आपको समझना है कस्टमर के बात और आपको बताना है कि आपको